तो दोस्तों 2024 आ चुका है और जैसा कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि 2024 में एक से बढ़कर एक मूवी हमें देखने को मिलेगी। तो इसी बीच हमें एक और ज़बरदस्त मूवी देखने को मिलने वाली है, टर्मिनेटर 7। जी हाँ दोस्तों, इस यूनिवर्स के अंदर इस पूरी एक तरह से सीरीज़ के अंदर एक तरह से हमें 6 मूवीज़ अब तक देखने को मिल चुकी हैं और साथ भी कई सालों से एक तरह से प्री प्रोडक्शन में चल रही है। कोरोना की वजह से कभी डिले हुई, कभी इसे रोक दिया गया, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन दोस्तों अब 2024 आ चुका है और 2024 के एंड तक हमें ये मूवी देखने को मिलने वाली है। कुछ अपडेट निकल कर आई है इस मूवी से रिलेटेड, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में, यानी टोटल मिलाकर इस मूवी से रिलेटेड आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो आप भी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, फ्रेंच ले ट्रांसपोर्टर हेरिटेज, जिसे ट्रांसपोर्टर 4 के नाम से भी जाना जाता है, एक 2015 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैमिली डेल्मरे द्वारा निर्देशित और बिल कोलाज, एडम कूपर और ल्यूक बेसन द्वारा लिखित है। ये रीबूट और ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म। इसमें फ्रैंक मार्टिन के रूप में एड स्क्रेन, रे स्टीवेंसन, लोन चैबनोल, गैब्रिएला राइट, तात्जाना पाजकोविक, वेंक्सिया यू, रेडिवोजे बुकविक, लेन कुद्रजाविस्की, अनातोले ताउबमैन और नोएमी लेनोयर शामिल हैं। फिल्म में फर रैंक खुद को अन्ना चबनोल द्वारा रचित एक बैंक डकैती और अपहरण की साजिश में फंसा हुआ पाता है। चौथी ट्रांसपोर्टर फिल्म में मूल फ्रेंचाइजी स्टार जेसन स्टैथम को शामिल करने की योजना बनाई गई थी, जिन्हें अतिरिक्त किश्तों के निर्माण के लिए यूरोपाकॉप के साथ 3 फिल्मों का सौदा करने की पेशकश की गई थी। स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद स्क्रेन को काम पर रखा गया और फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया, जिसमें पहली 3 फिल्मों से कोई वापसी करने वाला कलाकार नहीं था। मुख्य फोटोग्राफी पेरिस में हुई। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड को नाटकीय रूप से 4 सितंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 5 दिन बाद यूरोपाकॉप द्वारा फ्रांस में रिलीज किया गया था। यह मुख्य रूप से यूरोपाकॉप द्वारा वितरित पहली ट्रांसपोर्टर फिल्म है। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने पटकथा की आलोचना की और इसे अन्य ट्रांसपोर्टर फिल्मों की तुलना में कमजोर पाया। इसने दुनिया भर में $72 और 60 मिलियन की कमाई की। कथानक 1995 में रूसी अपराधी डकैत अर्कडी कारसोव और उसके सहयोगियों लियो इमासोव और यूरी ने फ्रेंच रिवेरा में प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के यौन तस्करी के कारोबार को अपने कब्जे में ले लिया। वेश्याओं में से एक युवा अन्ना और मैसा हैं। करासोव मैसा को अपने साथ ले जाने में रुचि लेता है। 15 साल बाद अन्ना किसी को कारसोव के आपराधिक उद्यम को खत्म करने की अपनी योजना को लागू करने के लिए बुला रही है। पूर्व विशेष बल संचालक फ्रैंक मार्टिन अपनी ऑडी S8 में संदिग्ध ग्राहकों के लिए वर्गीकृत पैकेज और लोगों के परिवहन के लिए एक कुशल ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं। फ्रैंक एक सेवानिवृत्त MI6 एजेंट और फ्रैंक जूनियर के पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर को चुनता है। बाद में उस रात कार्ल्टन कांस होटल में अन्ना और कियाओ ने करासोव के पैसे के प्रभारी अकाउंटेंट को मार डाला। भागने से पहले उन्होंने होटल के कमरे में एक मृत वेश्या का शव रख दिया। फ्रैंक जूनियर के आवास पर अपने पिता के साथ रात्रि भोज के दौरान एना फ्रैंक जूनियर को एक ट्रांसपोर्टर के लिए बुलाती है और उसे होटल बैरियर ले मैजेस्टिक कांस में उससे मिलने के लिए कहती है। अगली सुबह कारसोव और उसकी महिला मैसा को पता चलता है कि उसके अकाउंटेंट की हत्या कर दी गई है और एक मृत वेश्या उसके समूह का हार पहने हुए पाई जाती है। इस बीच फ्रैंक जूनियर की मुलाकात अन्ना से होती है, जो फ्रैंक जूनियर को मोंटे कार्लो में मेडिटरेनियन बैंक में उसे लेने के लिए कहती है और फ्रैंक जूनियर उसे स्वीकार कर लेता है। फ्रैंक जूनियर बैंक में अन्ना से मिलता है, जहां उसके साथ कियाओ और मारिया सहित 3 महिलाएं शामिल होती हैं। संदेह होने पर फ्रैंक महिलाओं को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वे फ्रैंक जूनियर को सहयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए उसे बंदूक और उसके पिता को बंदूक की नोक पर पकड़े जाने का एक लाइव वीडियो दिखाकर धमकाते हैं। फ्रैंक जूनियर भाग जाता है और पुलिस से भागने में सफल हो जाता है।
फ्रैंक महिलाओं को एक सुरक्षित घर में ले जाता है और जीना और उसके पिता से मिलता है। एना ने खुलासा किया कि उसके पिता को जहर दिया गया था और अगर फ्रैंक जूनियर ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था तो वो मर जाएगा क्योंकि उनके पास मारक दवा है। फ्रैंक अनिच्छा से स्वीकार करता है और अन्ना फ्रैंक जूनियर से कहता है कि वे संवेदनाहारी गैस चुराने जा रहे हैं। फ्रैंक जूनियर को पता चलता है कि अन्ना और महिलाएं करासोव की पूर्व वेश्याएं थीं, जिनके साथ उन्होंने सेना में रहते हुए एक इतिहास साझा किया था। इस बीच करासोव और मैसा को पता चला कि महिलाओं ने करासोव के सहयोगियों की सूची वाली एक लॉगबुक चुरा ली है और करासोव को एहसास हुआ कि फ्रैंक जूनियर शामिल था। फ्रैंक जीना, कियाओ और अन्ना को इमासोव के स्वामित्व वाले एक रेव पार्टी क्लब में ले जाता है। उन्होंने इमासोव सहित क्लब के सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस बंद कर दी, जिससे उन्हें उसकी उंगलियों के निशान मिल गए, जिससे उन्हें उसके बैंक खाते तक पहुंच मिल गई और अन्ना ने पैसे उसके खाते में स्थानांतरित कर दिए। फ्रैंक सीनियर और मारिया यूरी के विमान में घुसपैठ करते हैं और फ्रैंक जूनियर द्वारा उन्हें लेने से पहले उसकी उंगलियों के निशान अपने खाते में सुरक्षित कर लेते हैं। मारिया को यूरी के एक अंगरक्षक ने गोली मार दी थी, इसलिए अन्ना के ये बताने से पहले कि जहर एक चाल थी, वे उसकी जान बचाने के लिए उसे वापस सुरक्षित घर में ले गए। लड़कियों के काम पूरा करने के बाद फ्रैंक जूनियर और सीनियर चले जाते हैं। करासोव के सहयोगियों ने करासोव से फ्रैंक जूनियर और उसके समूह की लड़कियों के साथ उसके इतिहास के बारे में पूछताछ की, इसलिए करासोव ने फ्रैंक सीनियर का अपहरण कर लिया और फ्रैंक जूनियर को फ़ोन किया और मांग की कि वह लड़कियों को अपनी नौक पर ले आए, अन्यथा वह उसके पिता को मार डालेगा। फ्रैंक जूनियर लड़कियों के पास लौट आता है, लेकिन जीना समूह छोड़ देती है। फ्रैंक जूनियर महिलाओं को करासोव की नौक पर ले जाता है। यूरी और इमासोव नौक पर आए, उन्होंने करासोव पर उनके पैसे चुराने का आरोप लगाया और अन्ना ने आरोप लगा या कि करासोव ने लड़कियों को उनके लिए उनके पैसे चुराने का आदेश दिया था। करासोव अपने सहयोगियों को अपना खाता दिखाता है, लेकिन जीना नौक पर चढ़ने और चुराए गए सभी पैसे उसके खाते में स्थानांतरित करने में सफल हो जाती है। डबल क्रॉस एक गोलीबारी होती है, जिसमें कियाओ और मारिया गोलीबारी में मारे जाते हैं। मैसा द्वारा जीना को गोली मारने से पहले जीना ने पैसे वापस चुरा लिए। इससे पहले कि मैसा पैसे वापस ले पाती, जीना ने मैसा का गला घोंट दिया और फिर उसके घाव ने दम तोड़ दिया। फ्रैंक जूनियर एक चट्टान पर करासोव का सामना करता है। अन्ना हस्तक्षेप करता है, करासोव को गोली मारता है और सके शरीर को समुद्र में गिरा देता है। फ्रैंक जूनियर अन्ना को अपना बदला लेने का जीवन छोड़ने के लिए मनाता है और अन्ना वहां से चली जाती है। 1 महीने बाद एना चुराए गए पैसे को अपने दोस्तों के परिवारों और फ्रैंक जूनियर और सीनियर को बांट देती है। कास्ट करें। फ्रैंक मार्टिन जूनियर के रूप में एड स्क्रेन, एक पूर्व भाड़े का अनुबंध चालक, जिसे मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टर के रूप में जाना जाता है। फ्रैंक मार्टिन सीनियर, एक सेवानिवृत्त गुप्त एजेंट और फ्रैंक के पिता के रूप में रे स्टीवेंसन। अन्ना के रूप में लोन चबनॉल, 4 भागी हुई यौन दासियों में से एक, जो फिल्म की घटनाओं से 15 साल पहले की एक घटना के लिए करासोव से बदला लेना चाहती है। जीना के रूप में गैब्रिएला राइट, अन्ना की दोस्त और 4 भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक, जो करासोव के खिलाफ निकली थीं। मारिया के रूप में तात्जाना पाजकोविच, अन्ना की दोस्त और 4 भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक। कियाओ के रूप में यू वेंक्सिया, अन्ना की दोस्त और 4 भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक। रेडिवोजे बुकविक एसआर अर्कडी करासोव के रूप में एक शक्तिशाली रूसी डकैत जिसने फ्रैंक के पिता, साथ ही फ्रैंक के पूर्व भाई बहन का अपहरण कर लिया था और फिल्म की घटनाओं से 15 साल पहले हुई घटना के लिए जिम्मेदार था, जिसमें अन्ना और शामिल थे। उसके दोस्त मैसा के रूप में नोएमी लेनोयर। लियो इमासोव के रूप में लेन कुद्रजाविस्की, अपने बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में दूसरा व्यक्ति, जो नाइट क्लब नृत्य पार्टियों की मेजबानी करता है। यूरी के रूप में यूरी कोलोकोलनिकोव,
उनके बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में तीसरा व्यक्ति है और उसके पास एक विमान है। इंस्पेक्टर बैक्टॉय के रूप में समीर गुएस्मी, स्टैनिस्लाव टर्गिन के रूप में अनातोले टूबमैन। उत्पादन 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में यूरोपाकॉप और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स के सह निर्माण और शीर्षकों के वितरण के साथ एक नई त्रय की घोषणा की गई थी। 4-5 प्रत्येक फिल्म का बजट संभवतः 25 यूरो मिलियन से 30 यूरो मिलियन के बीच होगा और कम से कम एक फिल्म की शूटिंग चीन में की जाएगी। 6 ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। 7 जेसन स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद फ्रैंचाइजी को फिर से शुरू किया गया। यूरोपाकॉप चाहता था कि स्टैथम पहले स्क्रिप्ट का खुलासा किए बिना 3 अनुबंध सौदे पर हस्ताक्षर करे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में स्टैथम की जगह ली। 8 मार्च 2015 में शीर्षक को द ट्रांसपोर्टर लेगेसी से बदलकर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड कर दिया गया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 अगस्त 2014 को पेरिस, फ्रांस में शुरू हुई। 9-10-11-12 रिलीज। ये फिल्म पहले 6 मार्च 2015 को रिलीज होने वाली थी। 5 नवंबर 2014 को यूरोपाकॉप ने फिल्म को 19 जून 2015 को रिलीज करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। 1 अप्रैल 2015 को यूरोपाकॉप ने फिल्म को फिर से 4 सितंबर 2015 पर ले जाया। 14 बॉक्स ऑफिस। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $16 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $56.60 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $72.60 मिलियन की कमाई हुई। 18.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसका सबसे बड़ा क्षेत्र चीन था। 15 उत्तरी अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने $7.40 मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही। ये चीन में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $69.80 मिलियन की कमाई के साथ चौथे स्थान पर था। 16 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकते हैं। सितंबर 2015। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 104 समीक्षाओं के आधार पर 15% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 3.8/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड के पास कुछ अच्छे एक्शन दृश्यों के अलावा देने के लिए बहुत कम है, जिससे इस रिबूट का शीर्षक उद्देश्य की पुनरावृत्ति की तुलना में इच्छाधारी सोच जैसा लगता है। 17 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 24 आलोचकों के आधार पर 100 में से 32 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 18 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में शामिल दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी घटाव का औसत ग्रेड दिया। 19 IGN ने इसे 10 में से 7.0 का स्कोर देते हुए कहा, इस रीबूट पर जेसन स्टैथम की छाया बड़ी थी, लेकिन एड स्क्रेन ने इसे पकड़ लिया, जिसका अर्थ है कि फ्रेंचाइजी सुरक्षित। रॉबर्ट मार्क कामैन, जन्म 9 अक्टूबर 1947, एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं, जिन्हें द कराटे किड फ्रेंचाइज के निर्माता के रूप में जाना जाता है, साथ ही फ्रांसीसी फिल्म निर्माता ल्यूक बेसन के साथ उनके बाद के सहयोग के लिए भी जाना जाता है, जिसमें द फिफ्थ एलिमेंट, मूल रूप से तैयार, की पटकथा भी शामिल है। बेसन और ट्रांसपोर्टर और टेकन फ्रेंचाइजी। अब वह कैलिफोर्निया के सोनोमा के पास अपने अंगूर के बागानों से वाइन का उत्पादन करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कामैन का जन्म 1947 में हुआ था। वह न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में पले बढ़े। उन्होंने 1969 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपनी PhD प्राप्त की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अमेरिकी अध्ययन में। 3 करियर। कामैन फ्रांसीसी लेखक और निर्देशक ल्यूक बेसन के लगातार सहयोगी हैं, जिन्होंने द फिफ्थ एलिमेंट,
द ट्रांसपोर्टर और टेकन श्रृंखला का सह निर्माण किया। दोनों ने पहली बार नताली पोर्टमैन और जीन रेनो की थ्रिलर द प्रोफेशनल में एक साथ काम किया। द फिफ्थ एलिमेंट की सफलता के बाद बेसन ने कामैन को यूरोप में एक मिनी स्टूडियो बनाने के अपने लक्ष्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें ऐसी फिल्में बनाई जाएंगी जो यात्रा करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, आप जानते हैं, एक्शन फिल्में। 4. कराटे बच्चा। कराटे किड कामैन के जीवन पर आधारित एक अर्ध आत्मकथात्मक कहानी है। जब कामैन 17 वर्ष के थे, तब 1964 के न्यूयॉर्क विश्व मेले के बाद गुंडों के एक गिरोह ने उनकी पिटाई कर दी थी। इस प्रकार उन्होंने अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 5. कामैन अपने पहले शिक्षक से नाखुश थे जिन्होंने मार्शल आर्ट को हिंसा और बदला लेने के उपकरण के रूप में पढ़ाया था। 5. वह एक ऐसे शिक्षक के अधीन ओकिनावान गोजू रयू कराटे का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े जो अंग्रेजी नहीं बोलता था, लेकिन खुद चोजुन मियागी का छात्र था। 5. एक हॉलीवुड पटकथा लेखक के रूप में कामैन का मार्गदर्शन फ्रैंक प्राइस ने किया था, जिन्होंने उन्हें बताया था कि निर्माता जेरी वेंट्राब ने एक एकल मां के छोटे बच्चे के बारे में एक समाचार लेख का विकल्प चुना था, जिसने पड़ोस के गुंडों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए ब्लैक बेल्ट अर्जित किया था। इसके बाद कामैन ने अपनी जीवन कहानी को समाचार लेख के साथ जोड़ा और द कराटे किड की पटकथा तैयार करने के लिए दोनों का उपयोग किया। 5. डीसी कॉमिक्स में कराटे किड नामक एक पात्र था। फिल्म निर्माताओं को पहली फिल्म और उसके बाद के सीक्वल के लिए शीर्षक का उपयोग करने के लिए 1984 में डीसी कॉमिक्स से विशेष अनुमति प्राप्त हुई। 6. अंगूर के बागान। 1980 में अपनी पहली पटकथा, जो कभी निर्मित नहीं हुई थी, के लिए $135,000 का भुगतान करने के बाद कामैन ने कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी में सोनोमा के उत्तर में मायाकामास पहाड़ों के पश्चिमी ढलानों पर 280 एकड़ चट्टानी भूमि खरीदने के लिए चेक का उपयोग किया। उन्होंने 1981 में 46 एकड़ में अंगूर का बाग बनाने के लिए शराब उत्पादक फिल कोटरी को काम पर रखा था। 1984 में पहला अंगूर स्थानीय वाइन निर्माताओं को बेचा गया था। 1996 में आग लगने से आधा अंगूर का बाग नष्ट हो गया। कामैन ने अंगूर के बाग को दोबारा लगाया और 1999 में उन्होंने अपनी पहली कामैन ब्रांडेड वाइन कैबरनेट सॉविग्नॉन को बोतलबंद किया। 2002 में कामैन ने अपनी वाइन तैयार करने के लिए मार्क हेरोल्ड को काम पर रखा। 7. फिल्मोग्राफी। वर्ष पतली परत श्रेय टिप्पणियाँ। 1981 TAPS पटकथा की है, डैरल पोनिक्सन और जेम्स लाइनबर्गर के साथ सह पटकथा लिखी। 1982 विभाजित छवि स्कॉट स्पेंसर की कहानी पर आधारित रॉबर्ट कॉफमैन के साथ सह लिखित पटकथा। 1984 कराटे खिलाड़ी द्वारा लिखित। 1986 कराटे बच्चा भाग 2 द्वारा लिखित, पात्रों द्वारा निर्मित। 1989 कराटे बच्चा भाग 3 दंड देने वाला निर्माता, बिना श्रेय वाला पुनर्लेखन। 1992 तलवार चलाने वाला पटकथा द्वारा कहानी द्वारा लायल केस्लर के साथ सह पटकथा लिखी, रॉबर्ट कामैन के रूप में जॉर्जिया मिलिसेविक के साथ सह कहानी लिखी। एक की शक्ति पटकथा की है। घातक हथियार 3 जेफरी बोम की कहानी पर आधारित, जेफरी बोम के साथ सह लिखित पटकथा। लोन चबनॉल, जन्म 30 दिसंबर 198212, एक फ्रांसीसी अमेरिकी अभिनेत्री, कलाकार और मॉडल हैं। 3 उन्हें जॉन टर्टुरो की कॉमेडी फेडिंग जिगोलो, रोमांटिक ड्रामा थर्ड पर्सन, एक्शन थ्रिलर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड और हॉरर ड्रामा एंथोलॉजी टीवी सीरीज टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। जीवन और करियर। लोन चबनॉल का जन्म 30 दिसंबर 1982 को पेरिस, फ्रांस 2 में हुआ था। 1-2 वह वियतनामी, जर्मन और इतालवी मूल की हैं। 4 उनके प्रारंभिक वर्ष कलाकार बर्नार्ड बिस्टस के साथ कला कक्षाओं में बीते। 5 16 साल की उम्र में एलिट मॉडल मैनेजमेंट द्वारा खोजी गई, वो एले और मैरी क्लेयर जैसी पत्रिकाओं के कवर पर रही हैं।
6 2010 में वो ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चली गईं। 6 अभिनय चैबनोल को उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका जॉन टर्टुरो की कॉमेडी फैडिंग जिगोलो में मिली। 2014 में उन्हें मिला कुनिस के साथ थर्ड पर्सन में एक महत्वपूर्ण दयालु किरदार निभाते हुए सैम के रूप में चुना गया था। 7 2015 में उन्हें द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में मुख्य फीमेल फेटल के रूप में चुना गया था। 8 2022 में चैबनोल ने एंथोलॉजी श्रृंखला टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड की पहली किस्त में मुख्य भूमिका निभाते हुए द वॉकिंग डेड ब्रह्मांड में प्रवेश किया, जो सफल एएमसी श्रृंखला का नवीनतम अवतार है। 9 कला कार्य 2015 में चैबनोल ने न्यूयॉर्क शहर में अपनी पहली एकल कला प्रदर्शनी खोली 10 मोनिका वॉटकिंस द्वारा क्यूरेट की गई बॉर्न इन ब्लू। 10 ये शो एक लघु एनिमेटेड फिल्म के साथ आया था जिसमें महासागर के तल से जीवित होते फिनिक्स के जन्म को दर्शाया गया था। उनके अगले काम नेमसिस को 2018 में एलए प्रदर्शनी में पेश किया गया था। 11 इसके बाद कई अन्य कलाकारों के साथ समूह शो वेराइज 12 प्रस्तुत किया गया था। 2019 में उन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताब ब्लूबू जारी की। 13 ब्राउन वुड्स में रहने वाले एक नील राक्षस की कहानी जो जंगल में बचे आखिरी कैटरपिलर से मिलती है। दोस्तों इससे पहले जो मूवी हमें देखने को मिली थी इसका 6 पार्ट था जो कि बहुत बढ़िया रहा है। उसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 6.7 की है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये एक एक्शन मूवी है जैसा कि हम सभी को पता है। और दोस्तों ये हमें एक तरह से हमें देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस पर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो छठा पार्ट है वो डिज्नी प्लस ने इसके OTT राइट खरीदे, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। और इसके मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट तकरीबन 185 एक तरह से मिलियन डॉलर्स के बीच में है, तकरीबन 185 से 190 मिलियन डॉलर्स के बीच में है। मूवी ने जो कलेक्शन दिया है तकरीबन 261 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन दिया है, जो कि लगभग इससे थोड़ा ज़्यादा ही है। यानी एक तरह से ये जो मूवी है एक हिट मूवी मानी जाएगी। लेकिन पिछली कंपैरिजन की मूवी में जो कि इससे पहले पार्ट आ चुके उनका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया था, और इसी वजह से इसके जो अगले पार्ट है उसमें थोड़ी डिले भी हुई, लेकिन अब कंफर्म हमें देखने को मिलने वाला है। और इसके बारे में अब सारी कुछ जानकारी बता दी। अब कास्टिंग के बारे में आगे मैं जानकारी देता हूँ, कौन से नए कैरेक्टर में इसमें देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड फ्रेंच ले ट्रांसपोर्टर हेरिटेज, जिसे ट्रांसपोर्टर 4 के नाम से भी जाना जाता है, एक 2015 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैमिली डेल्मरे द्वारा निर्देशित और बिल कोलाज, एडम कूपर और ल्यूक बेसन द्वारा लिखित है। ये रीबूट और ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म। इसमें फ्रैंक मार्टिन के रूप में एड स्क्रेन, रे स्टीवेंसन, लोन चैबनोल, गैब्रिएला राइट, तात्जाना पाजकोविक, वेंक्सिया यू, रेडिवोजे बुकविक, लेन कुद्रजाविस्की, अनातोले ताउबमैन और नोएमी लेनोयर शामिल हैं। फिल्म में फर रैंक खुद को अन्ना चबनोल द्वारा रचित एक बैंक डकैती और अपहरण की साजिश में फंसा हुआ पाता है। चौथी ट्रांसपोर्टर फिल्म में मूल फ्रेंचाइजी स्टार जेसन स्टैथम को शामिल करने की योजना बनाई गई थी, जिन्हें अतिरिक्त किश्तों के निर्माण के लिए यूरोपाकॉप के साथ 3 फिल्मों का सौदा करने की पेशकश की गई थी। स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद स्क्रेन को काम पर रखा गया और फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया, जिसमें पहली 3 फिल्मों से कोई वापसी करने वाला कलाकार नहीं था। मुख्य फोटोग्राफी पेरिस में हुई। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड को नाटकीय रूप से 4 सितंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 5 दिन बाद यूरोपाकॉप द्वारा फ्रांस में रिलीज किया गया था। यह मुख्य रूप से यूरोपाकॉप द्वारा वितरित पहली ट्रांसपोर्टर फिल्म है। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने पटकथा की आलोचना की और इसे अन्य ट्रांसपोर्टर फिल्मों की तुलना में कमजोर पाया। इसने दुनिया भर में $72 और 60 मिलियन की कमाई की। कथानक 1995 में रूसी अपराधी डकैत अर्कडी कारसोव और उसके सहयोगियों लियो इमासोव और यूरी ने फ्रेंच रिवेरा में प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के यौन तस्करी के कारोबार को अपने कब्जे में ले लिया। वेश्याओं में से एक युवा अन्ना और मैसा हैं। करासोव मैसा को अपने साथ ले जाने में रुचि लेता है। 15 साल बाद
अन्ना किसी को कारासोव के आपराधिक उद्यम को खत्म करने की अपनी योजना को लागू करने के लिए बुला रही है। पूर्व विशेष बल संचालक फ्रैंक मार्टिन अपनी ऑडी S8 में संदिग्ध ग्राहकों के लिए वर्गीकृत पैकेज और लोगों के परिवहन के लिए एक कुशल ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं। फ्रैंक एक सेवानिवृत्त MI6 एजेंट और फ्रैंक जूनियर के पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर को चुनता है। बाद में उस रात कार्ल्टन कांस होटल में अन्ना और कियाओ ने करासोव के पैसे के प्रभारी अकाउंटेंट को मार डाला। भागने से पहले उन्होंने होटल के कमरे में एक मृत वेश्या का शव रख दिया। फ्रैंक जूनियर के आवास पर अपने पिता के साथ रात्रि भोज के दौरान एना फ्रैंक जूनियर को एक ट्रांसपोर्टर के लिए बुलाती है और उसे होटल बैरियर ले मैजेस्टिक कांस में उससे मिलने के लिए कहती है। अगली सुबह कारसोव और उसकी महिला मैसा को पता चलता है कि उसके अकाउंटेंट की हत्या कर दी गई है और एक मृत वेश्या उसके समूह का हार पहने हुए पाई जाती है। इस बीच फ्रैंक जूनियर की मुलाकात अन्ना से होती है, जो फ्रैंक जूनियर को मोंटे कार्लो में मेडिटरेनियन बैंक में उसे लेने के लिए कहती है और फ्रैंक जूनियर उसे स्वीकार कर लेता है। फ्रैंक जूनियर बैंक में अन्ना से मिलता है, जहां उसके साथ कियाओ और मारिया सहित 3 महिलाएं शामिल होती हैं। संदेह होने पर फ्रैंक महिलाओं को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वे फ्रैंक जूनियर को सहयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए उसे बंदूक और उसके पिता को बंदूक की नोक पर पकड़े जाने का एक लाइव वीडियो दिखाकर धमकाते हैं। फ्रैंक जूनियर भाग जाता है और पुलिस से भागने में सफल हो जाता है। फ्रैंक महिलाओं को एक सुरक्षित घर में ले जाता है और जीना और उसके पिता से मिलता है। एना ने खुलासा किया कि उसके पिता को जहर दिया गया था और अगर फ्रैंक जूनियर ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था तो वो मर जाएगा क्योंकि उनके पास मारक दवा है। फ्रैंक अनिच्छा से स्वीकार करता है और अन्ना फ्रैंक जूनियर से कहता है कि वे संवेदनाहारी गैस चुराने जा रहे हैं। फ्रैंक जूनियर को पता चलता है कि अन्ना और महिलाएं करासोव की पूर्व वेश्याएं थीं, जिनके साथ उन्होंने सेना में रहते हुए एक इतिहास साझा किया था। इस बीच करासोव और मैसा को पता चला कि महिलाओं ने करासोव के सहयोगियों की सूची वाली एक लॉगबुक चुरा ली है और करासोव को एहसास हुआ कि फ्रैंक जूनियर शामिल था। फ्रैंक जीना, कियाओ और अन्ना को इमासोव के स्वामित्व वाले एक रेव पार्टी क्लब में ले जाता है। उन्होंने इमासोव सहित क्लब के सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस बंद कर दी, जिससे उन्हें उसकी उंगलियों के निशान मिल गए, जिससे उन्हें उसके बैंक खाते तक पहुंच मिल गई और अन्ना ने पैसे उसके खाते में स्थानांतरित कर दिए। फ्रैंक सीनियर और मारिया यूरी के विमान में घुसपैठ करते हैं और फ्रैंक जूनियर द्वारा उन्हें लेने से पहले उसकी उंगलियों के निशान अपने खाते में सुरक्षित कर लेते हैं। मारिया को यूरी के एक अंगरक्षक ने गोली मार दी थी, इसलिए अन्ना के ये बताने से पहले कि जहर एक चाल थी, वे उसकी जान बचाने के लिए उसे वापस सुरक्षित घर में ले गए। लड़कियों के काम पूरा करने के बाद फ्रैंक जूनियर और सीनियर चले जाते हैं। करासोव के सहयोगियों ने करासोव से फ्रैंक जूनियर और उसके समूह की लड़कियों के साथ उसके इतिहास के बारे में पूछताछ की, इसलिए करासोव ने फ्रैंक सीनियर का अपहरण कर लिया और फ्रैंक जूनियर को फ़ोन किया और मांग की कि वह लड़कियों को अपनी नौक पर ले आए, अन्यथा वह उसके पिता को मार डालेगा। फ्रैंक जूनियर लड़कियों के पास लौट आता है, लेकिन जीना समूह छोड़ देती है। फ्रैंक जूनियर महिलाओं को करासोव की नौक पर ले जाता है। यूरी और इमासोव नौक पर आए, उन्होंने करासोव पर उनके पैसे चुराने का आरोप लगाया और अन्ना ने आरोप लगा या कि करासोव ने लड़कियों को उनके लिए उनके पैसे चुराने का आदेश दिया था। करासोव अपने सहयोगियों को अपना खाता दिखाता है, लेकिन जीना नौक पर चढ़ने और चुराए गए सभी पैसे उसके खाते में स्थानांतरित करने में सफल हो जाती है। डबल क्रॉस एक गोलीबारी होती है, जिसमें कियाओ और मारिया गोलीबारी में मारे जाते हैं। मैसा द्वारा जीना को गोली मारने से पहले जीना ने पैसे वापस चुरा लिए। इससे पहले कि मैसा पैसे वापस ले पाती, जीना ने मैसा का गला घोंट दिया और फिर उसके घाव ने दम तोड़ दिया। फ्रैंक जूनियर एक चट्टान पर करासोव का सामना करता है। अन्ना हस्तक्षेप करता है, करासोव को गोली मारता है और
सके शरीर को समुद्र में गिरा देता है। फ्रैंक जूनियर अन्ना को अपना बदला लेने का जीवन छोड़ने के लिए मनाता है और अन्ना वहां से चली जाती है। 1 महीने बाद एना चुराए गए पैसे को अपने दोस्तों के परिवारों और फ्रैंक जूनियर और सीनियर को बांट देती है। कास्ट करें। फ्रैंक मार्टिन जूनियर के रूप में एड स्क्रेन, एक पूर्व भाड़े का अनुबंध चालक जिसे मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टर के रूप में जाना जाता है। फ्रैंक मार्टिन सीनियर, एक सेवानिवृत्त गुप्त एजेंट और फ्रैंक के पिता के रूप में रे स्टीवेंसन। अन्ना के रूप में लोन चबनॉल, 4 भागी हुई यौन दासियों में से एक, जो फिल्म की घटनाओं से 15 साल पहले की एक घटना के लिए कारसोव से बदला लेना चाहती है। जीना के रूप में गैब्रिएला राइट, अन्ना की दोस्त और 4 भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक, जो कारसोव के खिलाफ निकली थीं। मारिया के रूप में तात्जाना पाजकोविच, अन्ना की दोस्त और 4 भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक। कियाओ के रूप में यू वेंक्सिया, अन्ना की दोस्त और 4 भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक। रेडिवोजे बुकविक एसआर अर्कडी कारसोव के रूप में एक शक्तिशाली रूसी डकैत जिसने फ्रैंक के पिता, साथ ही फ्रैंक के पूर्व भाई बहन का अपहरण कर लिया था और फिल्म की घटनाओं से 15 साल पहले हुई घटना के लिए जिम्मेदार था, जिसमें अन्ना और शामिल थे। उसके दोस्त मैसा के रूप में नोएमी लेनोयर। लियो इमासोव के रूप में लेन कुद्रजाविस्की, अपने बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में दूसरा व्यक्ति, जो नाइट क्लब नृत्य पार्टियों की मेजबानी करता है। यूरी के रूप में यूरी कोलोकोलनिकोव, उनके बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में तीसरा व्यक्ति है और उसके पास एक विमान है। इंस्पेक्टर बैक्टॉय के रूप में समीर गुएस्मी। स्टैनिस्लाव टर्गिन के रूप में अनातोले ट्यूबमैन। उत्पादन 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में यूरोपाकॉप और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स के सह निर्माण और शीर्षकों के वितरण के साथ एक नई त्रय की घोषणा की गई थी। 4-5 प्रत्येक फिल्म का बजट संभवतः 25 यूरो मिलियन से 30 यूरो मिलियन के बीच होगा और कम से कम एक फिल्म की शूटिंग चीन में की जाएगी। 6 ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सह वित्तपोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। 7 जेसन स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद फ्रैंचाइजी को फिर से शुरू किया गया। यूरोपाकॉप चाहता था कि स्टैथम पहले स्क्रिप्ट का खुलासा किए बिना 3 अनुबंध सौदे पर हस्ताक्षर करे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में स्टैथम की जगह ली। 8 मार्च 2015 में शीर्षक को द ट्रांसपोर्टर लेगेसी से बदलकर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड कर दिया गया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 अगस्त 2014 को पेरिस, फ्रांस में शुरू हुई। 9-10-11-12 रिलीज। ये फिल्म पहले 6 मार्च 2015 को रिलीज होने वाली थी। 5 नवंबर 2014 को यूरोपाकॉप ने फिल्म को 19 जून 2015 को रिलीज करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। 1 अप्रैल 2015 को यूरोपाकॉप ने फिल्म को फिर से 4 सितंबर 2015 पर ले जाया। 14 बॉक्स ऑफिस। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $16 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $56 और 60 सेंट मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $72 और 60 सेंट मिलियन की कमाई हुई। 18.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसका सबसे बड़ा क्षेत्र चीन था। 15 उत्तरी अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने $7 और 40 सेंट मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही। ये चीन में अपने शुरुआती सप्ताहांत में CN69 येन एंड 80 सेंट मिलियन की कमाई के साथ चौथे स्थान पर था। 16 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसे जोड़कर मदद कर सकते हैं। सितंबर 2015। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 104 समीक्षाओं के आधार पर 15% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 3/8/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड के पास कुछ अच्छे एक्शन दृश्यों के अलावा देने के लिए बहुत कम है,
जिससे इस रिबूट का शीर्षक उद्देश्य की पुनरावृत्ति की तुलना में इच्छाधारी सोच जैसा लगता है। 17 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 24 आलोचकों के आधार पर 100 में से 32 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 18 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में शामिल दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी घटाव का औसत ग्रेड दिया। 19 IGN ने इसे 10 में से 7.0 का स्कोर देते हुए कहा, इस रीबूट पर जेसन स्टैथम की छाया बड़ी थी, लेकिन एड स्क्रेन ने इसे पकड़ लिया, जिसका अर्थ है कि फ्रेंचाइजी सुरक्षित। रॉबर्ट मार्क कामैन, जन्म 9 अक्टूबर 1947, एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं, जिन्हें द कराटे किड फ्रेंचाइज के निर्माता के रूप में जाना जाता है, साथ ही फ्रांसीसी फिल्म निर्माता ल्यूक बेसन के साथ उनके बाद के सहयोग के लिए भी जाना जाता है, जिसमें द फिफ्थ एलिमेंट, मूल रूप से तैयार, की पटकथा भी शामिल है। बेसन और ट्रांसपोर्टर और टेकन फ्रेंचाइजी। अब वह कैलिफोर्निया के सोनोमा के पास अपने अंगूर के बागानों से वाइन का उत्पादन करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कामैन का जन्म 1947 में हुआ था। वह न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में पले बढ़े। उन्होंने 1969 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपनी PhD प्राप्त की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अमेरिकी अध्ययन में। 3 करियर। कामैन फ्रांसीसी लेखक और निर्देशक ल्यूक बेसन के लगातार सहयोगी हैं, जिन्होंने द फिफ्थ एलिमेंट, द ट्रांसपोर्टर और टेकन श्रृंखला का सह निर्माण किया। दोनों ने पहली बार नताली पोर्टमैन और जीन रेनो की थ्रिलर द प्रोफेशनल में एक साथ काम किया। द फिफ्थ एलिमेंट की सफलता के बाद बेसन ने कामैन को यूरोप में एक मिनी स्टूडियो बनाने के अपने लक्ष्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें ऐसी फिल्में बनाई जाएंगी जो यात्रा करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, आप जानते हैं, एक्शन फिल्में। 4 कराटे बच्चा। कराटे किड कामैन के जीवन पर आधारित एक अर्ध आत्मकथात्मक कहानी है। जब कामैन 17 वर्ष के थे, तब 1964 के न्यूयॉर्क विश्व मेले के बाद गुंडों के एक गिरोह ने उनकी पिटाई कर दी थी। इस प्रकार उन्होंने अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 5 कामैन अपने पहले शिक्षक से नाखुश थे, जिन्होंने मार्शल आर्ट को हिंसा और बदला लेने के उपकरण के रूप में पढ़ाया था। 5 वह एक ऐसे शिक्षक के अधीन ओकिनावान गोजू रयू कराटे का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े, जो अंग्रेजी नहीं बोलता था, लेकिन खुद चोजुन मियागी का छात्र था। 5 एक हॉलीवुड पटकथा लेखक के रूप में कामैन का मार्गदर्शन फ्रैंक प्राइस ने किया था, जिन्होंने उन्हें बताया था कि निर्माता जेरी वेंट्राब ने एक एकल मां के छोटे बच्चे के बारे में एक समाचार लेख का विकल्प चुना था, जिसने पड़ोस के गुंडों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए ब्लैक बेल्ट अर्जित किया था। इसके बाद कामैन ने अपनी जीवन कहानी को समाचार लेख के साथ जोड़ा और द कराटे किड की पटकथा तैयार करने के लिए दोनों का उपयोग किया। 5 DC कॉमिक्स में कराटे किड नामक एक पात्र था। फिल्म निर्माताओं को पहली फिल्म और उसके बाद के सीक्वल के लिए शीर्षक का उपयोग करने के लिए 1984 में DC कॉमिक्स से विशेष अनुमति प्राप्त हुई। 6 अंगूर के बागान। 1980 में अपनी पहली पटकथा, जो कभी निर्मित नहीं हुई थी, के लिए $135,000 का भुगतान करने के बाद कामैन ने कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी में सोनोमा के उत्तर में मायाकामास पहाड़ों के पश्चिमी ढलानों पर 280 एकड़ चट्टानी भूमि खरीदने के लिए चेक का उपयोग किया। उन्होंने 1981 में 46 एकड़ में अंगूर का बाग बनाने के लिए शराब उत्पादक फिल कोटरी को काम पर रखा था। 1984 में पहला अंगूर स्थानीय वाइन निर्माताओं को बेचा गया था। 1996 में आग लगने से आधा अंगूर का बाग नष्ट हो गया। कामैन ने अंगूर के बाग को दोबारा लगाया और 1999 में उन्होंने अपनी पहली कामैन ब्रांडेड वाइन कैबरनेट सॉविग्नॉन को बोतलबंद किया। 2002 में कामैन ने अपनी वाइन तैयार करने के लिए मार्क हेरोल्ड को काम पर रखा। 7 फिल्मोग्राफी। वर्ष पतली परत श्रेय टिप्पणियाँ।
1981 TAPS पटकथा की है। डैरल पोनिक्सन और जेम्स लाइनबर्गर के साथ सह पटकथा लिखी। 1982 विभाजित छवि स्कॉट स्पेंसर की कहानी पर आधारित रॉबर्ट कॉफमैन के साथ सह लिखित पटकथा। 1984 कराटे खिलाड़ी द्वारा लिखित। 1986 कराटे बच्चा भाग 2 द्वारा लिखित, पात्रों द्वारा निर्मित। 1989 कराटे बच्चा भाग 3 दंड देने वाला निर्माता, बिना श्रेय वाला पुनर्लेखन। 1992 तलवार चलाने वाला पटकथा द्वारा कहानी द्वारा लायल केस्लर के साथ सह पटकथा लिखी। रॉबर्ट कामेन के रूप में जॉर्जिया मिलिसेविक के साथ सह कहानी लिखी। एक की शक्ति पटकथा की है। घातक हथियार 3 जेफरी बोम की कहानी पर आधारित जेफरी बोम के साथ सह लिखित पटकथा। लोन चबनॉल, जन्म 30 दिसंबर 198212, एक फ्रांसीसी अमेरिकी अभिनेत्री, कलाकार और मॉडल हैं। 3 उन्हें जॉन टर्टुरो की कॉमेडी फैडिंग जिगोलो, रोमांटिक ड्रामा थर्ड पर्सन, एक्शन थ्रिलर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड और हॉरर ड्रामा एंथोलॉजी टीवी सीरीज टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। जीवन और करियर। लोन चबनॉल का जन्म 30 दिसंबर 1982 को पेरिस, फ्रांस 2 में हुआ था। 1-2 वह वियतनामी, जर्मन और इतालवी मूल की हैं। 4 उनके प्रारंभिक वर्ष कलाकार बर्नार्ड बिस्टेस के साथ कला कक्षाओं में बीते। 5 16 साल की उम्र में एलिट मॉडल मैनेजमेंट द्वारा खोजी गई, वो एले और मैरी क्लेयर जैसी पत्रिकाओं के कवर पर रही हैं। 6 2010 में वो ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चली गईं। 6 अभिनय। चैबनॉल को उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका जॉन टर्टुरो की कॉमेडी फैडिंग जिगोलो में मिली। 2014 में उन्हें मिला कुनिस के साथ थर्ड पर्सन में एक महत्वपूर्ण दयालु किरदार निभाते हुए सैम के रूप में चुना गया था। 7 2015 में उन्हें द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में मुख्य फीमेल फेटल के रूप में चुना गया था। 8 2022 में चैबनॉल ने एंथोलॉजी श्रृंखला टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड की पहली किस्त में मुख्य भूमिका निभाते हुए द वॉकिंग डेड ब्रह्मांड में प्रवेश किया, जो सफल एएमसी श्रृंखला का नवीनतम अवतार है। 9 कला कार्य। 2015 में चैबनॉल ने न्यूयॉर्क शहर में अपनी पहली एकल कला प्रदर्शनी खोली 10 मोनिका वॉटकिंस द्वारा क्यूरेट की गई बॉर्न इन ब्लू। 10 ये शो एक लघु एनिमेटेड फिल्म के साथ आया था जिसमें महासागर के तल से जीवित होते फिनिक्स के जन्म को दर्शाया गया था। उनके अगले काम नेमसिस को 2018 में एलए प्रदर्शनी में पेश किया गया था। 11 इसके बाद एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेन SKRAN, एक जन्म 29 मार्च 1983, एक अंग्रेजी अभिनेता, फिल्म निर्माता और रैपर हैं। उन्हें सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म डेडपूल 2016 में खलनायक फ्रांसिस फ्रीमैन अजाक्स के रूप में पहचान मिली। उन्होंने द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड 2015, एलिटा, बैटल एंजल 2019 और मिडवे 2019 फिल्मों में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेन का जन्म 29 मार्च 1983 को लंदन के कैम्डेन बोरो में हुआ था और वे वहीं और लंदन के अन्य बोरो जैसे कि हारिंगी और इस्लिंगटन में पले बढ़े। उनके दादा दादी वियना से ऑस्ट्रिया यहूदी शरणार्थी थे जो 1930 के दशक में नाजियों से बचने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। उनकी दादी किंडर ट्रांसपोर्ट पर आईं। 2, 3, 4, 5 उन्होंने फोर्टिसमेयर स्कूल में पढ़ाई की। 3 फिर ब्यामशॉ स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट पेंटिंग में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 करियर। संगीत। 2004 में स्क्रेन ने रिकॉर्ड लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स के तहत एक 3 ट्रैक ईपी जारी किया। 2007 में उन्होंने अपना पहला एल्बम द ईट अप रिलीज किया। उन्होंने फॉरेन बैगर्स, एशियन डब फाउंडेशन, प्लान बी, डबलेज और डॉक ब्राउन सहित कई कलाकारों के साथ सहयोग किया है। उस वर्ष बाद में स्क्रेन ने समूह ए स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक सहयोगी ईपी प्रीएम्प्टिव नॉस्टैल्जिया जारी किया। 2009 में स्क्रेन ने रैपर डॉक्टर सिंटेक्स के साथ मिलकर स्कैरिंटेक्स नाम से सहयोगी एल्बम सीन स्टीलर्स लाया। 7 अभिनय।
स्क्रेन ने अपने अभिनय की शुरुआत प्लान बी की लघु फिल्म मिशेल से की। 8 स्क्रेन को उनकी पहली मुख्य भूमिका प्लान बी के इल मैनर्स में मिली। स्क्रेन ने टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे सीजन में डारियो नाहरिस की भूमिका निभाई। हालांकि सीरीज के चौथे सीजन में उनकी जगह डच अभिनेता माइकल हुइसमैन ने ले ली। स्क्रेन का कहना है कि शो छोड़ना उनकी पसंद नहीं थी। 2014 में स्क्रेन को द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में जेसन स्टैथम की जगह मुख्य भूमिका में लिया गया था। हालांकि फिल्म की आलोचना की गई, लेकिन उनके अभिनय की प्रशंसा की गई। 101112132016 में स्क्रेन ने ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म डेडपूल में मुख्य खलनायक अजाक्स की भूमिका निभाई। 14152017 में स्क्रेन ओशन विजडम के आई कॉन्टैक्ट संगीत वीडियो में बुरे आदमी की भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दिए। 2018 में स्क्रेन ने नताली डॉमर और स्टेसी मार्टिन के साथ मनोवैज्ञानिक बदला थ्रिलर इन डार्कनेस में अभिनय किया। प्रमुख फोटोग्राफी 2016 की शुरुआत में शुरू हुई। 17 हेलबॉय रीबूट में बेन डेमियो 18 एक जापानी अमेरिकी चरित्र के रूप में अभिनय करने वाले थे। अपनी कास्टिंग पर विवाद के बाद स्क्रेन ने ट्विटर पर घोषणा की कि वह इस उम्मीद में भूमिका से हट रहे हैं कि उचित जातीयता के अभिनेता को कास्ट किया जाएगा। 192021 8 नवंबर 2019 को उन्होंने रोलैंड एमरिच की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिडवे में अभिनय किया, जिसमें मैंडी मूर, पैट्रिक विल्सन, ल्यूक एवांस, आरोन अखाट, निक जोनास, डेनिस क्वेद और वुडी हैरेल्सन सह कलाकार थे। 222324252627 2022 में स्क्रेन ने आई यूज्ड टू बी फेमस में विंस के रूप में अभिनय किया। 2829 द गार्जियन के लिए लिखते हुए लेस्ली फेल्पेरिन ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए, इसे मधुर स्वभाव वाला लेकिन पूर्वानुमानित कॉमेडी ड्रामा कहा। 30 लेखन एवं निर्देशन। स्क्रेन ने लघु ड्रामा फिल्म लिटिल रिवर रन 2020 लिखी और निर्देशित की, जो उनके इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से जारी की गई थी। 31 व्यक्तिगत जीवन। स्क्रेन का एक बेटा है जिसका जन्म 2011 में अमेरिका में हुआ था। उन्होंने मां की पहचान का खुलासा नहीं किया है। उनके 3 बच्चे हैं, जैसा कि उनकी अगली फिल्म रेबेल मून के प्रचार के लिए एक साक्षात्कार में पता चला। 32 स्क्रेन 12 साल की उम्र से ग्रीनविच लीजर लिमिटेड के लिए तैराकी कोच रहे हैं। कैलेडोनियन रोड और आर्कवे में अवकाश केंद्रों पर काम करते हैं। 333435 डिस्कोग्राफी। स्टूडियो एल्बम। शीर्षक विवरण। द ईट अप। रिलीज 2007। लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स। प्रारूप सीडी डिजिटल डाउनलोड। विस्तारित नाटक। शीर्षक विवरण। माइंड आउट वंस अपॉन अ स्क्रीन। रिलीज 2004। लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स। प्रारूप सीडी डिजिटल डाउनलोड। पूर्व खाली उदासीनता मन की स्थिति के साथ। रिलीज 2007। लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स। प्रारूप सीडी डिजिटल डाउनलोड। दृश्य चुराने वाले डॉक्टर सिंटेक्स के साथ। रिलीज 2009। लेबल स्क्रीनटेक्स। प्रारूप सीडी डिजिटल डाउनलोड। फिल्मोग्राफी। फिल्म। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ। 2012 सुअर का बच्चा जेमी। इल मैनर्स एडवर्ड एड रिचर्डसन। पुलिस दस्ते का सदस्य डेविड। 2013 जर्द मछली विंसेंट लघु फिल्म। 2014 नॉर्थमैन ए वाइकिंग सागा ह्योर। 2015 प्रतिशोध की तलवार ट्रेडेन। टाइगर हाउस कैलम। अपने दोस्तों को मार डालो डैनी रैंट। ट्रांसपोर्टर ने ईंधन भरा फ्रैंक मार्टिन जूनियर। 2016 डेडपूल फ्रांसिस फ्रीमैन अजाक्स सर्वश्रेष्ठ फाइट के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड रायन रेनॉल्ड्स के साथ। नामांकित 24 मूवी विलेन के लिए टीन 24 अवार्ड। नामांकित सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड। आदर्श शेन वाइट।
2018 अंधेरे में न घुलने वाली तलछट। पैट्रिक पशु चिकित्सक। टाउ एलेक्स। लिटिल रिवर रन लघु फिल्म निर्देशक और लेखक। एनकाउंटर्स शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल टीन जूरी अवार्ड। यदि बीले स्ट्रीट बात कर सके अधिकारी बेल। 2019 एलिटा बैटल एंजल जापान। एक राजा पैदा हुआ फिबी। नुकसानदेह बुराई की स्वामिनी बोर्रा। बीच का रास्ता लेफ्टिनेंट डिक बेस्ट। 2021 नग्न विलक्षणता क्रेग। मोना लिसा और ब्लड मून परमाणु रूप में पृथक होना। 2022 टैको बेल फिर से भूने द टाइम फ्रायर वीडियो छोटा। मैं मशहूर हुआ करता था विंस। 2023 विद्रोही चंद्रमा एडमिरल एटिकस नोबल। 2024 विद्रोही चंद्रमा भाग 2 स्कागिवर डाक उत्पादन। जॉर्ज रेमंड स्टीवेंसन 25 मई 1964 21 मई 2023 एक उत्तरी आयरिश अभिनेता थे। उन्होंने फिल्म किंग आर्थर 2004 में डागोनेट और टेलीविजन श्रृंखला रोम 2005-2007 में टाइटस पुलो की भूमिका निभाई। उन्होंने 2 मार्वल कॉमिक्स पात्रों को चित्रित किया, पुनिशर वॉर जोन 2008 में फ्रैंक कैसल द पनिशर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2011-2017 में द सुपर हीरो स्क्वाड शो और वोल्स्टैग। उनकी अन्य फिल्मों में किल द आयरिशमैन 2011 शामिल है, जहां उन्होंने डकैत डैनी ग्रीन की भूमिका निभाई, द थ्री मस्कीटियर्स 2011 और RRR 2022, जहां उन्होंने खलनायक गवर्नर स्कॉट की भूमिका निभाई। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में डेक्स्टर के 7वें सीजन में यूक्रेनी डकैत इसाक सिरको, ब्लैक सल्स के 3रे और 4थे सीजन में ब्लैकबीट, स्टार वार्स रिबेल्स और स्टार वार्स द क्लोन वॉर्स में गार सैक्सन को आवाज़ देना और अहसोका में बेलन स्कोल को चित्रित करना शामिल है। स्टीवेंसन की शादी 8 साल तक अंग्रेजी अभिनेत्री रूथ जेम्मेल से हुई थी और इतालवी मानव विज्ञानी एलिसबेटा कारासिया से उनके 3 बेटे थे। स्टीवेंसन की मृत्यु 21 मई 2023 को हुई। मृत्यु का कोई कारण सामने नहीं आया है। प्रारंभिक जीवन। जॉर्ज रेमंड स्टीवेंसन का जन्म 25 मई 1964 को उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रीम के लिस्बन में हुआ था। वह एक ब्रिटिश पिता और एक आयरिश मां से पैदा हुए 3 बेटों में से दूसरे थे। उनके पिता रॉयल एयर फोर्स के पायलट थे। वह 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए, पहले न्यूकैसल अपॉन टाइन के लैमिंगटन क्षेत्र में और बाद में सीटन डेलावल में बस गए। उन्होंने डिज़ाइन कोर्स के लिए बाथ लेन कॉलेज, न्यूकैसल अपॉन टाइन और फिर ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में दाखिला लिया और 29 साल की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उद्धरण वांछित। करियर। फिल्म। स्टीवेंसन ने अपनी फिल्म की शुरुआत द थ्योरी ऑफ फ्लाइट 1998 में एक जिगोलो के रूप में की, जिसे हेलेना बोनहम कार्टर के चरित्र को उसकी वर्जिनिटी खोने में मदद करने के लिए काम पर रखा गया था। 2002 में उन्होंने लघु फिल्म नो मैन्स लैंड में अभिनय किया, जो लंदन फिल्म स्कूल से स्नातक होने से पहले अभिनेता निर्देशक एडवर्ड हिक्स की एंटीपोडल तस्वीर थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई 12 मिनट की फिल्म में स्टीवेंसन ने एक अनुभवी निजी व्यक्ति का किरदार निभाया था, जो युद्ध के दौरान नो मैन्स लैंड में फंसे और अलग थलग पाए जाने के बाद एक नौसिखिया अधिकारी डेविड बिर्कीन को सुरक्षित वापस लाने में मदद करने के लिए मजबूर होता है। यह प्रेस का 2004 में उन्होंने किंग आर्थर में डैगोनेट की भूमिका निभाई, जो गोलमेज का एक शूरवीर था जो अपने साथियों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है। 2 फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका स्कॉटिश हॉरर फिल्म आउटपोस्ट 2008 में थी, जिसमें उन्होंने पूर्वी यूरोप में एक बंकर में नाजी लाशों के खिलाफ खड़े एक भाड़े के सैनिक को चित्रित किया था। उसी वर्ष उन्होंने पुनिशर व र जोन में फ्रैंक कैसल द पुनिशर की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व संयुक्त राज्य मरीन था जो अपने परिवार की हत्या के बाद सतर्क हो गया था। 2010 में उन्होंने कॉमेडी द अदर गाइज में एक प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। 2
2011 में स्टीवेंसन टू किल द आयरिशमैन द वॉर दैट क्रिपल्ड द माफिया नामक पुस्तक पर आधारित फिल्म किल द आयरिशमैन में दिखाई दिए, जिसमें आयरिश भीड़ के मालिक डैनी ग्रीन की भूमिका निभाई, जिसने 1970 के दशक के दौरान इतालवी अमेरिकी क्लीवलैंड अपराध परिवार पर हमला किया था। 3 उन्होंने 2011 की मार्वल फिल्म थॉर में थॉर के भरोसेमंद साथियों में से एक वोल्स्टैग की भूमिका निभाई। उस वर्ष भी उन्होंने पॉल डब्ल्यूएस एंडरसन के द थ्री मस्केटर्स के रूपांतरण में पोथोस की भूमिका निभाई। 2 उन्होंने 2013 में रिलीज हुई जीआई जो रिटालिएशन में जुगनू की भूमिका निभाई। वह फिनिश अमेरिकी थ्रिलर फिल्म बिग गेम में दिखाई दिए। 4 2014 में उन्होंने द डाइवर्जेंट सीरीज की पहली किताब पर आधारित फिल्म डाइवर्जेंट में अभिनय किया। उन्होंने मार्च 2015 में रिलीज हुई सीक्वल द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट और मार्च 2016 में रिलीज हुई द डाइवर्जेंट सीरीज एलिगेंट में अपनी भूमिका दोहराई। 2019 में स्टीवेंसन को एस राजामौली द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म आरआरआर में मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में घोषित किया गया था। इसने भारतीय सिनेमा में उनकी शुरुआत की। 5 टेलीविजन। स्टीवेंसन ने बीबीसी HBO सीरीज रोम में दिग्गज टाइटस पुलो की भूमिका निभाई। उनके अन्य टेलीविजन कार्यों में वेकिंग द डेड, मर्फीज लॉ में अतिथि भूमिका और सिटी सेंट्रल और एट होम विद द ब्रेथवेट्स में मुख्य भूमिकाएं शामिल थीं। 6 वह 1995 में सम काइंड ऑफ लाइफ और द रिटर्न ऑफ द नेटिव सहित टीवी फिल्मों में भी दिखाई दिए। उनके कुछ शुरुआती हिस्से कैथरीन कुकसन की 2 फिल्मों में थे, द डिवेलिंग प्लेस 1994 और द टाइड ऑफ लाइफ 1996। 2 स्टीवेंसन ने द सुपर हीरो स्क्वाड शो में एक आवाज अभिनेता के रूप में पुनिशर की अपनी भूमिका को दोहराया और 2012 में डेक्स्टर के 7वें सीजन में इसाक सिरको की भूमिका निभाई। 24 मार्च 2015 को निर्माताओं द्वारा ये घोषणा की गई थी कि स्टीवेंसन स्टार्स श्रृंखला ब्लैक सेल्स के पात्र एडवर्ड टीच के रूप में शामिल होंगे। 7 स्टीवेंसन 2022 में रिलीज हुई प्रशंसित श्रृंखला दास बूट के सीजन 3 में कमांडर जैक स्विनबर्न के रूप में भी दिखाई दिए। स्टार वार्स सेलिब्रेशन 2023 में स्टीवेंसन को डिज्नी जोड़ पर पहली बार शुरू होने वाली एक लघु श्रृंखला अहसोका में डार्क जेडी बायलान स्कोल की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। 9 स्टीवेंसन के निधन के बाद श्रृंखला की शुरुआत के बाद स्टीवेंसन का स्कोल जल्दी ही प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया। 10/11 स्टीवेंसन की ओर से एक साक्षात्कार में श्रोता डेव फिलोनी ने कहा कि जब उन्हें स्कोल को खलनायक की भूमिका निभाने के लिए कहा गया तो स्टीवेंसन ने कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं सराहना करता हूँ कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं और बायलान यह नहीं सोचेगा कि वह खलनायक है, लेकिन आप इसमें खलनायक हैं और वह कहता है हम देखेंगे। यह एक तरह से उत्तम था। 12 स्टीवेंसन ने अपने चरित्र के लाइट्सबेर हिल्ट के डिज़ाइन पर भी इनपुट दिया। 13 अहसोका में स्टीवेंसन के प्रदर्शन को आलोचकों से भी काफ़ी प्रशंसा मिली। मेट्रो ने उनके काम को संपूर्ण स्टार वार्स श्रृंखला के मुख्य आकर्षणों में से एक के रूप में वर्णित किया। 14 जबकि कोलाइडर ने स्टीवेंसन को एक अपरिहार्य गंभीरता के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्होंने चरित्र निर्माण में एक मास्टर क्लास दिया। 13 स्टेज। स्टीवेंसन के मंचीय कार्य में 2000 में यॉर्क मिंस्टर में यॉर्क मिस्ट्री प्ले में यीशु मसीह की भूमिका निभाना शामिल था। 2001 में उन्होंने लिंडसे डंकन और माइकल मैलोनी के साथ लंदन के अल्बर्टी थिएटर में केविन एलियट के नाटक माउथ टू माउथ में रोजर की भूमिका निभाई। उनका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा शायद 2003 में रॉयल नेशनल थिएटर में जैनेट मैकेटीर के साथ जॉन वेबस्टर द्वारा द डचेस ऑफ माल्फी में कार्डिनल का किरदार था। 15 व्यक्तिगत जीवन। 1997 में स्टीवेंसन ने लंदन में अंग्रेजी अभिनेत्री रूथ जेम्मेल से शादी की। उनकी मुलाकात बैंड ऑफ गोल्ड 1995 के सेट पर हुई थी और बाद में उन्होंने पीक प्रैक्टिस 1997 में एक विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई। शादी के 8 साल बाद 2005 में उनका तलाक हो गया।
16 स्टीवेंसन के इतालवी मानव विज्ञानी एलिसबेटा कारासिया से 3 बेटे थे। 17 मृत्यु। स्टीवेंसन का उनके 59वें जन्मदिन से 4 दिन पहले 21 मई 2023 को निधन हो गया। 18 मौत का कोई कारण सामने नहीं आया है, लेकिन कथित तौर पर इटली के इस्चिया द्वीप पर कसिनो के सेट पर फिल्मांकन के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1920 रोसारियो डॉसन, स्कॉट एडकिंस और जेम्स प्योरफॉय सहित स्टीवेंसन के सह कलाकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 19 कसिनो इन इस्चिया में स्टीवेंसन की भूमिका डोमिनिक परसेल ने संभाली। 22 अगस्त 2023 को स्टीवेंसन की मृत्यु के ठीक 3 महीने बाद रिलीज हुए अहसोका के पहले एपिसोड में उनके प्रति एक समर्पण शामिल है, हमारे दोस्त रे के लिए। 22 अहसोका में स्टीवेंसन की ऑन स्क्रीन प्रशिक्षु की भूमिका निभाने वाली इवान्ना साख्नो ने नॉर्स पौराणिक कथाओं में चंद्रमा और सूर्य का पीछा करने वाले 2 वार्गों के नाम पर उनके पात्रों के नाम रखे जाने के सम्मान में लिखा था कि वह हमेशा के लिए उनकी भेड़िया रहेंगी। 23 फिल्मोग्राफी। फिल्म चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 1998 उड़ान का सिद्धांत गिगोलो 2 1999 जी एम्प्टी ग्रीनविच मीन टाइम मिस्टर हार्डी 3 2002 किसी की भूमि नहीं लघु फिल्म 2004 किंग आर्थर डागोनेट 2 2008 चौकी डीसी 2 दंड देने वाला युद्ध क्षेत्र फ्रैंक कैसल पुनीश 2 2009 सर्क डू फ्रीक द वैम्पायर्स असिस्टेंट मुर्लो 2 2010 एली की बुक रेड रिज 2 अन्य लोग रोजर वेस्ले 2 2011 आयरिशमैन को मार डालो डेनी ग्रीन 3 थोर वोल्स्टैग 2 थे थरी मुसकेतीस पोथोस 2 2013 जी.आई. जो इसका प्रतिकार जुगनू 2 जेने मैन्सफील्ड की कार फिलिप बैडफोर्ड 2 थोर अंधेरी दुनिया वोल्स्टैग 2 2014 विभिन्न मार्कस ईटन 2 बड़ा खेल मॉरिस 2 2015 द डाइवर्जेंट सीरीज विद्रोही मार्कस ईटन 2 ट्रांसपोर्टर ईंधन भरवाया फ्रैंक मार्टिन सीनियर 2 2016 द डाइवर्जेंट सीरीज एलिगेंट मार्कस ईटन 2 2017 थोर रग्नारोक वोल्स्टैग 2 ठंडी त्वचा ग्रुनेर 2 2018 एक्सीडेंट मैन बड़ी रे 2 अंतिम स्कोर अर्कडी बेलाव 2 2022 आरआरआर गवर्नर स्कॉट बक्सटन 2 याद जासूस डेनी मोरा 2 2019 में उन्होंने मिशेल पास्कल द्वारा निर्देशित आई एम नेवर अलोन का निर्माण किया। 11 जो नेवर अलोन 12 वैश्विक अभियान के लिए प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने दीपक चोपड़ा के साथ स्थापित किया था। 13 इसके अलावा चोपड़ा के साथ उन्होंने ध्यान और योग अनुप्रयोग माइंड डाइव में टेलीपैथी और ऑटिज्म नामक श्रृंखला में योगदान दिया। 14 जिसे उन्होंने ध्यान विज्ञान योग के माध्यम से तनाव को कम करने और आघात से राहत देने के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित किया। और फिल्में वह एमिटी फाउंडेशन द्वारा सुविधा प्राप्त ग्रेटर लॉस एंजल्स क्षेत्र में पैरोलियों के साथ अपना ध्यान अभ्यास साझा करती है। 15 वह स्काई पावर की सद्भावना राजदूत हैं, जो विकासशील देशों के लिए सामाजिक आर्थिक प्रभाव मॉडल वाली एक सौर कंपनी है और म्यांमार में एक जमीनी स्तर की चैरिटी की मानद अध्यक्ष हैं जो यांगून और उसके आसपास की मलिन बस्तियों में काम करती है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। एक प्रेरक वक्ता के रूप में वह महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की वकालत करती हैं और उन्होंने लंदन 2018 और लॉस एंजल्स 2019 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला और यूएन ट्रस्ट फंड 16 के लिए अपनी आवाज़ दी है। निकोल किडमैन वह डिफिकल्ट डायलॉग्स फोरम 2018 में एक अतिथि वक्ता रही हैं, जिसमें भारत और हॉलीवुड में मी टू आंदोलनों की तुलना की गई है और उन्होंने कार्नेगी हॉल में कई बार आघात के उपचार, ध्यान की शक्ति और पूर्णता की तलाश कैसे की जाए, इस पर भी बात की है। जीवन की परिस्थितियों का उनकी हालिया सगाई में जिम्बाब्वे की हिंसा से बची एक युवा महिला की शक्तिशाली कहानी दिखाई गई,
जिसे उन्होंने 24 अक्टूबर 2019 को बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित पहले यूएन ट्रस्ट फंड ग्रांटी कन्वेंशन के उद्घाटन और आत्महत्या पर एक सेमिनार में सुनाया। रोकथाम और आत्म जागरूकता, जो उन्होंने 3 जनवरी 2020 को भारत के अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय में दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में बात करी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हो सके वो आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।